नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसका नाम है संसद का अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि संसद जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और संसद की पूरी प्रक्रिया हमारे संविधान में निहित है। हम सभी जानते हैं कि संविधान के कुल 22 भाग हैं और इन 22 भागों में ही संसद निहित है। हम सभी जानते हैं, ये भी सभी जानते हैं कि संविधान के कुल 22 भाग हैं और इन 22 भागों में से जो भाग नंबर 5 है, कौन सा भाग है? भाग नंबर 5 वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है। हम कह सकते हैं कि भाग 5 जो है वो संविधान का सबसे बड़ा भाग भी कहलाता है। इसमें जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद आपके 52 से लगाकर 151 तक निहित है, या हम कह सकते हैं कि संविधान के कुल 395 अनुच्छेदों में से अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक भाग 5 निहित है और इसी भाग में संसद निहित है। लेकिन एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये भी है कि भाग 5 को हम 5 अध्यायों में बांटते हैं। कितने अध्याय में बांटते हैं? 5। और इन 5 अध्यायों का हम पूरा वर्णन करेंगे, लेकिन हमें पांचों अध्याय यहाँ नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ अध्याय नंबर 2 पढ़ना है, यानी अध्याय 2 पढ़ना है। और ये अध्याय 2 जो है वो संसद से संबंधित है और अध्याय 2 में आपका अनुच्छेद 79 से 122 तक, 79 से 122 तक हमें संसद का गठन, संसद की प्रक्रिया, संसद के कार्य और संसद की शक्तियों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो प्रश्न सीधा सीधा आ सकता है कि संसद जो है संविधान के किस भाग में है? तो संसद संविधान के भाग नंबर 5 में निहित है और संविधान के भाग 5 में भी 5 भाग हैं, अध्याय हैं, जिसमें से अध्याय नंबर 2 संसद को प्रदर्शित करता है जो अनुच्छेद 79 से 122 तक निहित है। हालांकि अध्याय 1 जो है आपका वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 52 से 78 दिया गया है। वैसे ही अध्याय 2 है। अध्याय 3 हमारा जो है वो आपके एक तरीके से कार्यपालिका से रिलेटेड है। आपका 4th जो हमारा है वो आपका विशेषाधिकार शक्तियों से संबंधित है और 5वां जो अध्याय है भाग 5 में वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम क्या कहते हैं, उससे संबंधित है। हमें सभी का अध्ययन नहीं करना क्योंकि हमें सिर्फ संसद का अध्ययन करना है। ठीक है, इतनी बात समझने के बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जो समझने लायक है, वो पॉइंट ये है या बिंदु वो है कि संसद को समझने से पहले हमें संसद की थोड़ी सी रूपरेखा भी समझनी पड़ेगी। संसद है क्या, संसद वर्क कैसे करती है, कार्य कैसे करती है, संसद के क्या क्या नियम है, संसद का मुख्य कार्य क्या है। तो हम सभी जानते हैं संसद का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना। ठीक है, कानून का निर्माण करना ही संसद का कार्य है और इसीलिए संसद का निर्माण किया गया। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे भारत में संसद कैसे बनी, भारत में संसद क्यों बनाएगी, भारत में संसद की क्या क्या उपयोगिता रही और भारत में किस प्रकार संसदीय प्रक्रिया का निर्माण हुआ। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, भाई बेसिक चीज है या सामान्य चीजें हमने इतिहास में पढ़ी है, सभी ने पढ़ी है कि हमारा देश जो है वो अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों के गुलाम था और हमारे लिए जितने भी कानूनी जो प्रक्रियाएं थी, कानूनी नियम थे, वो सारे के सारे अंग्रेजी बनाते थे और इनका पूरा क्रियान्वयन इंग्लैंड की राजधानी लंदन में होता था। तो लंदन में सारे वर्क होते थे। तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना भारत में संसद बनाई जाए, भारत में ही संसद के कार्य की जाए और स्पेशली या सामान्यतः भारत के लिए ही संसद बनाई जाए। इसलिए उन्होंने ये सोचा और ये प्रस्ताव रखा कि हम कानून बनाने की जो प्रक्रिया होगी वो लंदन में ना होकर अब कहां होगी? भारत में। और हम ये भी जानते हैं कि शुरुआत की अगर बात करें, भाई भारत की जो राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी कलकत्ता थी। ठीक है, 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की गई, स्थानांतरित की गई। उसके बाद ही भारत की राजधानी दिल्ली आई और उसी समय निर्णय लिया गया कि भारत में एक कानून बनाने की प्रक्रिया का गठन होगा और वो कानून जहां बनाए जाएंगे उसका नाम रखा जाएगा संसद, जिसे हम इंग्लिश में पार्लियामेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो संसद की जो प्रारंभिक शुरुआत थी वो हुई है 1921। संसद की प्रारंभिक शुरुआत जो है वो 1921 में हुई थी और 1921 में एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था सर ड्यूक ऑफ कनाड। सर ड्यूक ऑफ कनाड नाम के एक अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने सबसे पहले संसद बनाने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि संसद की शुरुआत कब हुई? 1921 में। ठीक है, पूरी डेट अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं कि 12 फरवरी 1921 से ये प्रारंभ हुई और ये कंप्लीट हुई है या पूरी हुई है 18 फरवरी 1927 तक। यानी हम कह सकते हैं कि संसद को बनने में कुल समय जो था वो अब तक कितने समय लगा? लगभग 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष का संसद का बनने में समय लगा। अब इसमें एक प्रश्न आ जाता है
कि संसद की जो डिजाइन है, संसद की जो परिकल्पना है, वो किसने तैयार की? भाई किसी ने इसी की प्रारूप प्रक्रिया या इसकी आकृति को तैयार किया होगा, वो भी हम देख लेते हैं। तो परिकल्पना या डिजाइन भी कह सकते हैं, इसका श्रेय भी 2 अंग्रेज अधिकारियों को जाता है। ठीक है, यानी अंग्रेजों ने ही इसको बनाया, तो 2 अंग्रेज अधिकारियों को श्रेय जाएगा। नंबर 1 था आपका, इनका नाम था सर हर्बर्ट, और दूसरा था, इनका पूरा नाम है सर हर्बर्ट बेकर, दूसरा था सर एडमिन लुटियंस। ये दोनों जो लोग थे वो अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने इसकी डिजाइन तैयार की, इसकी संसद। ये 1921 की बात है जब संसद बनी होगी स्वाभाविक तरीके से, क्योंकि 21 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो सर ड्यूक ऑफ कनाट ने इसकी शुरुआत करी थी, हालांकि डिजाइन उन्होंने तैयार की, या हम ऐसे भी कह सकते हैं सर ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा संसद की पृष्ठभूमि तैयार हुई, या इन्होंने इसका शिलान्यास किया, हम शिलान्यास भी कह सकते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वाकई में देखा जाए तो संसद का जो उद्घाटन किसने किया? भाई कोई ना कोई व्यक्ति होगा जिसने संसद का उद्घाटन किया होगा। तो उद्घाटन या शुरुआत उद्घाटन तक होगा जब ये बनकर तैयार हुई होगी। तो इसका उद्घाटन किया था आपका एक अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड रिपन के समय में इसकी एक तरीके से औपचारिक शुरुआत हुई। ठीक है, लेकिन लॉर्ड रिपन कहीं की किताबों में कुछ और नाम भी लिख देते हैं, कहीं इसका नाम लॉर्ड मियो का भी नाम आ जाता है। तो कुछ इसमें नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, कोई क्लियर नाम नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये अंग्रेज अधिकारी के द्वारा उद्घाटित हुई है। अगले पॉइंट बात करते हैं कि जो हमारी संसद है, इसकी जो आकृति है वो किस प्रकार की है? तो इसकी जो आकृति है वो वृत्ताकार है या गोलाकार है। संसद की आकृति वृत्ताकार है, और इसकी आकृति को लिया गया था, या इसकी आकृति को जहां से लिया गया है वो लिया गया है, एक जगह पड़ती है एमपी में जिसका नाम है भेटाघाट एमपी में जगह पड़ती है, और जहां पर 64 योगणी मंदिर पड़ता है। इसी मंदिर की डिजाइन को कॉपी करके या इसी की डिजाइन को तैयार करके सर हर्बर्ट बेकर और सर एडमिन लुटियंस ने इस संसद की पूरी पृष्ठभूमि तैयार की। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इसके क्वेश्चन थे, या कह सकते हैं सामान्य प्रश्न थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। हालांकि ये जो एग्जाम है खासकर यूपीपीएससी में या फिर यूपीएससी में तो आएगा, लेकिन इतना डीप जो है अन्य एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। अब बात आती है कि संसद की जो आकृति है वो वृत्ताकार है या गोलाकार है, हमने अभी पढ़ा था। तो संसद जो है वो संसद में मुख्य रूप से क्या क्या है? संसद जो है एक तरीके से मुख्य रूप से संसद केंद्रीय कक्ष के रूप में कार्य करती है, या हम कह सकते हैं संसद की जो आकृति है वो केंद्रीय कक्ष के रूप में है। और केंद्रीय कक्ष अगर आपने देखा होगा स्वाभाविक है, गोल है, गोलाकार है। केंद्रीय कक्ष के ऊपर एक गुंबद है, उस गुंबद का व्यास पूछ लेते हैं। उस गुंबद का जो व्यास है केंद्रीय कक्ष के, उसका जो व्यास होगा वो आएगा 98 फुट। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय कक्ष के गुंबद का व्यास कितना होगा, तो 98 फुट इसका व्यास होगा। ठीक है, इसके अलावा उस केंद्रीय कक्ष के ही या केंद्रीय कक्ष के सामने या केंद्रीय कक्ष के चारों तरफ 3 और भवन बने हुए हैं, जिनके नाम हम क्रमशः जानते हैं। नंबर 1 लोकसभा भवन, नंबर 2 राज्यसभा भवन, और नंबर 3 लाइब्रेरी या पुस्तकालय भवन। ठीक है, तो केंद्रीय कक्ष के तीनों ओर 3 भवन बने हुए हैं, लोकसभा भवन, राज्यसभा भवन और लाइब्रेरी या पुस्तकालय भवन। अब क्या क्या कार्य हैं एक एक लाइन में हम देखेंगे। देखिए, लोकसभा भवन का मतलब क्या है कि जहां लोकसभा का कार्य, हम सभी जानते हैं लोकसभा जो है संसद का प्रथम सदन कहलाता है, और संसद के सभी नियम मुख्यतः लोकसभा में ही बनते हैं। सरकार का सीधा संबंध लोकसभा से है। राज्यसभा, जहां राज्यों के लिए कानून बनाए जाए वो आपका राज्यसभा कहलाएगा। और लाइब्रेरी या पुस्तकालय भवन, वहां पर क्या होता है, वहां पर जितने भी राजनीतिक दल के कार्यालय वगैरह हैं, उनके ऑफिस वगैरह हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी सचिवालय है सरकार के, वो लाइब्रेरी भवन में नहीं है। ठीक है, आपने एक शब्द बहुत बार काफी बार सुना होगा कि सदन की जब कार्रवाई नहीं चलती तो कार्रवाई स्थगित हो जाती है, या उनमें असहमति हो जाती है दोनों सदनों में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, राष्ट्रपति दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। ये सारा जो कार्य होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा का, ये केंद्रीय कक्ष में होता है। ठीक है, संसद का जो केंद्रीय कक्ष है उसमें ही संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न काफी बार पूछा गया था
कि संसद का या संसद के बनने में कुल व्यय कितना हुआ, यानी खर्चा कितना लगा था उस समय, यानी 1921 से 27 के बीच में लगभग कितना पैसा खर्च हुआ, तो उसका एक लाइन में आंसर है 83 लाख, यानी उस समय की एमआरपी के अनुसार लगभग 83 लाख रुपए संसद पर खर्च हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब हम क्योंकि केंद्रीय कक्ष के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो केंद्रीय कक्ष के अगर बारे में बात करेंगे तो केंद्रीय कक्ष में वृत्ताकार हमने बताया था, उसकी आकृति, उसके गुंबद का व्यास हमने 98 फुट बताया। लेकिन अगर केंद्रीय कक्ष का ही व्यास की बात करूं तो केंद्रीय कक्ष का जो व्यास है वो व्यास है 560 फुट, यानी केंद्रीय कक्ष का अगर केवल आप व्यास पूछेगा तो आपको इसका आंसर लगाना है 560 फुट, और जबकि इसका घेराव है वो है आपका 533 मीटर, 533 मीटर। और ये जो केंद्रीय कक्ष है वो लगभग जो है या उसका क्षेत्र है वो लगभग 6 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। कितनी भूमि है? लगभग 6 एकड़ में ये फैला हुआ है या काम कर रहा है। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट से ज्यादा मिल जाता है, जो केंद्रीय कक्ष है, जो केंद्रीय कक्ष की ऊंचाई है वो कितनी है? तो केंद्रीय कक्ष की जो ऊंचाई है वो है 118 फुट। केंद्रीय कक्ष की ऊंचाई जो है वो 118 फुट है। ठीक है, और इसी केंद्रीय कक्ष के ऊपर यानी उसके दरवाजे पर एक संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ है, और ये संस्कृत का श्लोक आपने पढ़ा होगा। संस्कृत के हिंदी के महान लेखक हैं जिनका संबंध है विष्णु शर्मा से, उनकी कहानी भी आपने पढ़ी होगी पंचतंत्र। तो पंचतंत्र का एक श्लोक लिखा हुआ है जो संस्कृत भाषा में लिखा है। ये केंद्रीय कक्ष की जो मेन गेट है उसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि पंचतंत्र का संबंध या पंचतंत्र का जो दोहा है, श्लोक है, उसका संबंध किस भाषा से है, तो वो भाषा हो जाएगी संस्कृत। ठीक है, इसी तरीके से संसद की कुछ और भी प्रश्न आ जाते हैं, एक दो हम वो भी उठाएंगे। देखिए, संसद में एक पुस्तकालय भवन है। क्या है? पुस्तकालय भवन। पुस्तकालय भवन का नाम से ही जान सकते हैं, पुस्तकालय भवन में पुस्तकें होंगी, और बताया जाता है कि उस पुस्तकालय भवन में लगभग 15 लाख के करीब पुस्तकें, लगभग 15 लाख के, डाटा थोड़ा सा पुराना है, थोड़ा सा अपडेट भी हो सकता है, तो 15 लाख के करीब उसमें पुस्तकें और 1100 मैगजीन वहां प्रति माह आती हैं। और मुख्य भाषा तो हिंदी और इंग्लिश है, लेकिन उसके अलावा भी लगभग 300 भाषाओं में आपको मैगजीन, किताबें या अन्य सहायक सामग्री प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये पुस्तकालय भवन की मैंने बात करी थी। आगे बात करते हैं, एक कहलाता है इसमें स्वागत भवन। नाम से ही लग रहा है स्वागत के लिए बनाया गया होगा बच्च। तो स्वागत जो भवन है वो संसद का बहुत महत्वपूर्ण भवन है। ये 1975 में बना था स्वागत भवन। और स्वागत भवन में क्या होता है कि जितने भी कोई अधिकारी है या कोई दर्शक है वो संसद की कार्रवाई को देखने आते हैं तो उनको स्वागत भवन में बनाया जाता है। हालांकि पत्रकार वगैरह जो भी हमारे हैं वो भी वहां से लाइव टेलीकास्ट करते हैं और उसी भवन से हम लोग टीवी पर इसका पूरा लाइव प्रसारण देखते हैं। ठीक है, तो ये जो संसद की कुछ मेन या कुछ मुख्य जानकारी हमने बताई थी, ये हम कह सकते हैं एक तरीके से हमने थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बताया था। अब हम थोड़ा संसद के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने संसद के प्रश्न नहीं उठाए, तो आपको सीधे परिभाषा में आ जाएगा, एक नंबर का प्रश्न आ जाएगा, संसद का अर्थ है या संसद का कार्य है। 4 विकल्प होंगे, उसमें से जो सबसे अच्छा विकल्प होगा वो आपको लगाना है। संसद का अर्थ है, तो संसद का अर्थ है, देखिए संसद का मतलब है कि वह प्रक्रिया जहां कानूनी प्रक्रियाओं का निर्माण किया जाए। ठीक है, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया ही तो संसद है। ठीक है, और संसद में मुख्यतः 3 अवयव हैं, 3 भाग हैं, 3 अंग हैं, कुछ भी आ सकता है, अवयव हैं, अंग हैं, तत्व हैं, तो वो आपको लगाने हैं, जिनमें से सबसे पहला हमारा है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। ठीक है, तो संसद में कुल 3 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। तीनों की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह है। लेकिन फिर भी अगर कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि संसद में मुख्य अवयव है, मुख्य अगर शब्द लगा है, प्रमुख लगा है, तो इसका आंसर 2 लगाना है, क्योंकि राष्ट्रपति इसका मुख्य अवयव है, लेकिन राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष तरीके से है। ठीक है, प्रत्यक्ष तरीके से नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है ना तो संसद का प्रथम सदन लोकसभा और ना ही संसद का द्वितीय सदन राज्यसभा, इनमें से किसी का संसद नहीं होता। वो अप्रत्यक्ष तरीके से संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई को देखता है और उनके लिए कानून बनाने का निर्माण करता है। हम सभी जानते हैं भाई संसद क्या करती है। संसद का पहला कार्य यह है कि सरकार के द्वारा कोई बिल लाया जाएगा, कोई विधेयक लाया जाएगा, और उस विधेयक पर जब दोनों सदनों से पास हो जाएगा, उस विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय अपने हस्ताक्षर दे देंगे और उसके बाद वो बिल या विधेयक जो है वो कानूनी प्रक्रिया का रूप ले लेता है। और वो कानूनी प्रक्रिया को ही हम अधिनियम भी कह सकते हैं, या फिर हम उसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेदों में कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मुख्य आएगा तो 2 ही लगाना है, लोकसभा राज्यसभा। ये विकल्प पर निर्भर करता है, विकल्प किस प्रकार का है। ठीक है, दोनों हैं, तीनों हैं तो 3 वाला लगाना है, 2 वाला तो 3 ही लगाना है, 3 नहीं है तो 2 लगा दो, मुख्य लगा है तो 2 ही लगाना। आगे बढ़ेंगे, ये तो थी संसद के बारे में कुछ जानकारी। अब हम संसद को थोड़ा सा और इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो संसद के हमने बताया 3 अवयव हैं, लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो संसद का मेन
भाग है, पहला भाग है जिसे हम कहते हैं लोकसभा। ठीक है, तो संसद का पहला सदन लोकसभा कहलाता है और लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकप्रिय। अब लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं? लोकप्रिय सदन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सदन में जितने भी निर्वाचित सांसद हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष, इसलिए हमने लोकप्रिय कहा। और लोकप्रिय हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि सीधी सीधी बात है कि जितने भी सांसद हैं वो सीधे सीधे आम जनता द्वारा चुने जाएंगे। अब जैसे 18 साल का कोई भी व्यक्ति है वो अपना वोट दे सकता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी चुनाव में दे सकता है और वो वोट देकर जो निर्वाचित सांसदों को संसद में भेजेगा वो संसद के सदन के रूप में कार्य करेंगे। इसलिए हमने लोकप्रिय कहा। राज्यसभा लोकप्रिय इसलिए नहीं है क्योंकि राज्यसभा में कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे वोट नहीं देता, वहां वोटिंग जो है वो वोट देने का अधिकार जो है वो अप्रत्यक्ष तरीके से। और राज्यसभा में कोई भी व्यक्ति सामान्य प्रकार से वोट नहीं दे सकता, उसमें कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं, केवल वही व्यक्ति उसमें वोटिंग करेंगे। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राज्यसभा में जो भी जितने भी मेंबर हैं वो राज्यों से चुने हुए आते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ विधानमंडल या विधानमंडल में विधानसभाएं होती हैं राज्यों में, उनसे चुने हुए मेंबर आते हैं। ठीक है, तो संसद जो है मुख्यतः दो भागों में है। ठीक है, तो हम दोनों पहले लिख लेते हैं। नंबर 1 लोकसभा और नंबर 2 राज्यसभा। राज्यसभा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक एक करके इनको थोड़ा समझेंगे। देखिए, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि लोकसभा और राज्यसभा एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं अगर आप लोकसभा के काफी नियम याद कर लेंगे तो वही नियम राज्यसभा में काम आएंगे, राज्यसभा के नियम काम कर लेंगे तो वही नियम राज्यसभा में काम आएंगे। यानी लोकसभा राज्यसभा के नियम लगभग कुछ सेम है, कुछ विपरीत हैं जो एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोकसभा की बात कर लेते हैं। देखिए, लोकसभा को हम कई नामों से जानते हैं। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन। उसके अलावा इसको निम्न सदन, इसके अलावा इसको अस्थायी सदन, अस्थायी सदन, और इसके अलावा इसको प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इसे चर्चित सदन भी कहते हैं क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। ये सब लोकसभा के नाम है। राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा को हम कहते हैं निम्न सदन, उच्च सदन, उच्च सदन। ठीक है, इसके अलावा अप्रत्यक्ष सदन, अप्रत्यक्ष सदन और अस्थायी सदन, अस्थायी सदन। ठीक है, इसके अलावा इसको द्वितीय सदन भी कह देते हैं, द्वितीय सदन। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक एक लाइन में इनकी बात करेंगे कि ये किस किस तरीके से काम करते हैं। तो पहले हम लोकसभा की बात कर लेते हैं। तो हमने अभी बताया था जो संसद है, संसद भारतीय संविधान के 5वें भाग के अध्याय नंबर 2 में अनुच्छेद 79 से 122 तक निहित है। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 79 ये कहता है कि भारत में एक संसद होगी और संसद के नियमों की प्रक्रिया का, जिसमें संगठन हो सकता है, जिसमें गठन हो सकता है, जिसमें कार्य हो सकते हैं, वो आर्टिकल 79 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद जो 80 है वो राज्यसभा के बारे में बताता है, जबकि अनुच्छेद 81 है वो लोकसभा के बारे में बताता है। क्योंकि अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप संविधान या पॉलिटी या राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो आप अनुमान लगाइए कि अगर 10 नंबर या 5 नंबर में भी पॉलिटी आएगी और राज्य व्यवस्था आएगी तो उसमें 2 नंबर के आपके अनुच्छेद आएंगे, जिसमें आपको सीधे सीधे आंसर लगाना है कि निम्नलिखित अनुच्छेद संबंधित है। 4 विकल्प दे देगा आपको, तो आर्टिकल या अनुच्छेद आपको बहुत जल्दी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो लोकसभा के लिए आर्टिकल आपका 80 है, वो सॉरी 81, और राज्यसभा के लिए 80, और 79 में संसद के नियम दिए गए हैं। तो लोकसभा की हम पहले बात करते हैं। देखिए, लोकसभा हम जानते हैं लोकप्रिय सदन है, ये तो हम सभी जानते हैं। लोकप्रिय सदन है, निम्न सदन है, अस्थायी सदन है और चर्चित सदन। एक एक लाइन में देखेंगे। प्रथम सदन का मतलब इसलिए क्योंकि प्राथमिकता इस सदन को है, इसको द्वितीय सदन या द्वितीय सदन कहते हैं क्योंकि सेकंड नंबर पे है। निम्न सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सदन जो है वो सीधे सीधे आम व्यक्तियों के लिए है, यहाँ कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, यहाँ कोई भी वोटिंग कर सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए ये उच्च सदन है। ठीक है, प्रत्यक्ष इसलिए सदन है क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति सीधे सीधे वोट दे सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे आपके यहाँ सांसद का चुनाव हुआ तो हम सांसद जानते हैं क्या होता है, सांसद संसद सदस्य होता है। बरेली की बात करेंगे तो बरेली से हम सीधे सीधे वोट कर सकते हैं। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, वहां क्या होता है, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो ही उनके लिए वोटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसे अप्रत्यक्ष कहेंगे, इसे प्रत्यक्ष कहेंगे। चर्चित इसलिए कहेंगे क्योंकि इसकी चर्चा होती है, सरकार का सीधा संबंध लोकसभा से है, राज्यसभा से नहीं होता, क्योंकि सरकार लोकसभा से चलती है। आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव तो 5 वर्ष बाद होते हैं, राज्यसभा के भी 6 वर्ष में, लेकिन राज्यसभा के चुनाव के बारे में हमें पता ही नहीं चल पाता कि राज्यसभा के चुनाव होते कैसे हैं, और ना ही हमें आज तक कभी पता चलता है। हम इस पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे कि कैसे होता है राज्यसभा का चुनाव। तो समझ में आ गया होगा, ये प्रत्यक्ष है वो अप्रत्यक्ष है। यहां पर हमने लिखा अस्थायी,
ठीक है, ये यहाँ पर आपका लिखा हुआ अस्थायी, सॉरी ये अस्थायी नहीं होगा, ये स्थायी होगा। राज्यसभा आपका स्थायी सदन है और जबकि लोकसभा आपका अस्थायी सदन है। ठीक है, क्योंकि स्थायी इसलिए है क्योंकि इसके जो मेंबर है, सदस्य हैं, वो कभी खाली नहीं होते। खाली नहीं होते का मतलब क्या होता है, ये परमानेंट चलते रहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जितने मेंबर हैं उनके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह पर फिर 2 साल में वो नए आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका कुल कार्यकाल कितना हो जाता है, 6 वर्ष, और इनका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष होता है। यानी इसके जितने भी मेंबर होंगे वो सारे के सारे 5 साल में सेवानिवृत्त हो जाएंगे और पूरी लोकसभा भंग हो जाएगी और दोबारा 5 साल बाद चुनाव होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ चलता रहता है, यहाँ फिक्स मामला है, स्थायी मामला है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम केवल लोकसभा की बात करेंगे क्योंकि राज्यसभा के मैंने थोड़े से अंतर बता दिए, लोकसभा को क्लियर करेंगे पहले। देखिए, लोकसभा का संबंध सीधे सीधे सरकार से है। पहला पॉइंट, लोकसभा का सीधा संबंध किससे होगा, सरकार से होगा। और लोकसभा की विभिन्न कार्यवाही सरकार के द्वारा की जाएगी, हम सभी जानते हैं, इसमें इतनी समझाने वाली बात नहीं है। अब हम देखेंगे कि लोकसभा कैसे कैसे वर्क करती है, कैसे कैसे कार्य करती है, इसके क्या क्या नियम है। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जो लोकसभा में सदस्य है, ठीक है, लोकसभा में सदस्य कितने हैं, लोकसभा में सामान्य सदस्य कितने हैं और लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य हैं, अधिकतम सदस्य हैं या सांसद हैं, वो हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 552। यानी लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 552 होगी, जिसमें से आपके 530 प्लस 20, ये 530 जो है वो संघीय राज्य, जितने भी हमारे राज्य हैं उनसे निर्वाचित होंगे, और 20 जो आपके मेंबर हैं वो होंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। हम जानते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी स्टेट, केंद्र शासित तो होंगे। प्लस 2 जो है सदस्य वो आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। और ये जो 2 व्यक्ति होंगे वो होंगे आंग्ल समुदाय से, आंग्ल समुदाय, जिसे हम इंग्लिश में एंग्लो इंडियन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न यही आता है, आंग्ल समुदाय क्या है भाई, क्यों बनेगा राष्ट्रपति जब यहाँ चुनाव हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ 2 चीजें समझने वाली हैं। मैंने कहा निर्वाचित, निर्वाचित का मतलब है जहां चुनाव हो, और मैंने कहा मनोनीत, मनोनीत का मतलब है मन के अनुसार। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति मुझे अच्छा लगे और अगर वो मेरा अपना आदमी है तो मैं उसको मनोनीत कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये राष्ट्रपति के अनुसार है। अब ये राष्ट्रपति तय करेगा कि वो व्यक्ति उस लायक है नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति की इच्छा होगी तो बनेगा, ये राष्ट्रपति के विवेकाधीन में है। ठीक है, तो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होंगे। लेकिन ये एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, देखिए अगर आपने थोड़ा सा इतिहास पढ़ा हो, हम सभी जानते हैं जब भारत में रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया था और भारत में रेलवे लाइनें 1924 के दशक में बनाई गई थी, तब क्या हुआ था, हालांकि रेल तो पहले ही चलने लगी थी, 1857 से चली थी, लेकिन 24 से ही इसका सही तरीके से विकास हुआ है। तो ज्यादातर यूरोपीय व्यक्तियों को, इंग्लैंड के व्यक्तियों को भारत में बुलाया गया और उन्होंने नई रेलवे लाइनों और पटरियों का निर्माण किया। अब बहुत सारे लोग वहां आ गए, वो यहीं बस गए, उन्होंने भारतीय महिलाओं के साथ शादी करी और उसके बाद उनकी संतान खत्म हुई। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आंग्ल समुदाय के लोग वे लोग हैं जिनका पिता, या कह सकते हैं जिनका पिता जो है वो आप के किसी भी देश से बिलोंग करता हो। ठीक है, और महिला हो भारतीय। ठीक है, और उनकी जो संतान होगी वो कहलाएगी आंग्ल समुदाय, और इस पर राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संसद भेज सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर राष्ट्रपति अपनी इच्छा से भेज सकता है तो यार राष्ट्रपति इसका चुनाव भी तो करा सकता है भाई, इसकी क्या आवश्यकता है। भारत जैसे देश में तो सभी धर्मों को बराबर अधिकार है, कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इसलिए क्योंकि इन जो लोग हैं आंग्ल समुदाय, इनका अस्तित्व तो बहुत कम है, जनसंख्या कम है, इनका कोई ज्यादा वजूद नहीं है, तो ये चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति या सरकार ने क्या किया, संसदीय प्रणाली में क्या किया कि इनको विशेष दर्जा दिया गया कि ये 2 लोग जो है वो राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत किए, इनकी सीटें फिक्स हैं, यानी यह इनके लिए एक आरक्षण मान लीजिए। ठीक है, तो लेकिन ये आंग्ल समुदाय के 2 लोग ही होंगे, तो टोटल हो गए 552, यहाँ 530, ये 550 प्लस 2 जोड़ देंगे, कितने हो गए 552, ये अधिकतम है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, मूल संविधान, जब हमारा मूल संविधान बना था, संविधान कब बना था हम सभी जानते हैं। संविधान जो हमारा बना था वो हमारा 1946 से 47 के लगभग बन गया। हालांकि वो लागू जो हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ है। तो मूल संविधान में जो आपके सीटें सांसद थे या सदस्य थे लोकसभा के वो केवल 500 थे, लेकिन बाद में सरकार ने इसे बढ़ाकर कितना कर दिया, 525। ठीक है, लेकिन भारत सरकार एक संविधान संशोधन लेकर आई जिसका नाम था 31वां संविधान संशोधन। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन 1973। इस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो 31वां संविधान संशोधन 1973 में आया और इसमें क्या किया, सीटों की संख्या कितनी कर दी गई, 547। जिसमें कहा गया कि 500 आपके
30 मेंबर जो आपके वो लोकसभा से जाएंगे और बचे हुए 500 में 13 जो सांसद बचे हैं वो आपके केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे और 2 जो हैं वो ऑल इंडियन से। ठीक है, ये कब की बात है? ये 31वें संविधान संशोधन 1973 की बात है, लेकिन इसमें परिवर्तन हो चुका है बहुत सारा। तो 530 ये हुए, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 2 है, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 547। ये कब की बात है? 1973 की बात। अधिकतम संख्या की बात कर रहा हूं मैं, अभी कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, अधिकतम संख्या में एक नियम है, भारत सरकार ने एक नियम बनाया। भाई देखिए, एक प्रश्न सीधा सीधा आता है कि लोकसभा की जो सीटें होती हैं उनका निर्वाचन या लोकसभा की सीटों का निर्माण होता कैसे? भाई आपने बहुत सारे मन में प्रश्न होंगे। जैसे हम यूपी की बात करें, यूपी जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है जहां लोकसभा की सीटें हैं, कितनी है? 80। ठीक है, और अभी जिले हमारे यहाँ 75 है। एक समय की बात थी जो जिले हमारे यहाँ केवल 60 थे और सीटें तब भी 80 थी। इसका मतलब क्या है कि जिलों तो बढ़े लेकिन सीटें नहीं बढ़ी। इसका मतलब है जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या के आधार पर ही लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे सीटें बढ़ेंगी। लोकसभा की सीटों का जनपद से कोई लेना देना नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही जनपद में 2 लोकसभा की सीटें होती। जैसे कि बात करूं बदायूं की, तो बदायूं में 2 लोकसभा सीटें आती हैं। आंवला बरेली में पड़ता है और बरेली आपका बरेली डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो वो 2 जिलों से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ कोटा जनसंख्या से संबंधित है, तभी लोकसभा सीटों का निर्माण होगा। ये बात याद रखनी है। तो सरकार ने इसमें कुछ छेड़खानी ना करे, तो सरकार ने एक नियम बनाया और ये नियम जो बना था वो नियम बना था सन 2003 में। ठीक है, क्या बना था? उन्होंने ये कहा कि कोई भी सरकार आए वो 2026 तक लोकसभा और राज्यों में लोकसभा के समान क्या होता है? विधानसभा। तो लोकसभा, राज्यों में विधानसभा की सीटों में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 26 के बाद सरकार सोचेगी कि इसमें परिवर्तन करना है नहीं करना है, अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समझ में आ गया होगा? तो इसलिए अधिकतम ही अभी के हिसाब से है। ये 1973 की बात है, जब धीरे धीरे बढ़ा। पहले 500 थी, फिर 525 हुई। ठीक है, फिर 547 हो गई, अब 552 है। लेकिन वर्तमान समय में तो अधिकतम है। सामान्य क्या है? देखिए, सामान्य सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। सामान्य सीटें हैं हमारी इस समय 545। कितनी है? 545। अब 545 सीटों में आपकी जो 30 सीटें हैं, 530 जो है वो राज्यों से, 530 राज्यों से हैं और 13 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से हैं और 2 सीटें आंग्ल समुदाय, जिन्हें कौन निर्वाचित करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 543। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि वर्तमान समय में लोकसभा की सीटों की संख्या 545 है, अधिकतम पूछेगा तो 552 लगाना है। वर्तमान में 545 है, जिनमें से 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होगी, वो भी किन से व्यक्तियों के लिए? आंग्ल समुदाय के व्यक्तियों के लिए ही है, सभी के लिए नहीं। ठीक है, तो 545 आपकी कुल सीटें हैं। और केंद्र शासित जानते हैं भाई, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि हम पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी में आपका नंबर 1 अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद नंबर 1 कहता है कि भारत एक संघीय ढांचा है। संघीय ढांचा का मतलब क्या है? कि संघों का समूह है जहां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ राज्य है, यहाँ केंद्र शासित। तो भारत में वर्तमान समय में कुल कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान समय में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। यहाँ पर भी बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्योंकि हाल में ही अभी काफी परिवर्तन हुए भारत सरकार में। ठीक है, हालांकि आपको याद होगा कि भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संविधान के अंतर्गत अमित शाह जी ने भी बिल लेकर आए थे लोकसभा में, और इसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 35 और 370 को खत्म किया जाएगा। उसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटा दिया। अब जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य है वो राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश में चला गया। ठीक है, तो इसलिए संख्या 29 से घटकर रखती हुई 28। और यहाँ जो केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू एंड कश्मीर, उसको भी 2 भागों में बांट दिया, एक लद्दाख और दूसरा आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो राज्य कितने हो गए? यहाँ 8 में से अगर 2 जोड़ेंगे तो सॉरी, यहाँ 7 होगी संख्या। यहाँ संख्या 7 थी, 7 से कितनी हो गई? 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 9। लेकिन अभी सरकार ने अभी फरवरी में एक बिल लाया था, उसमें से 2 राज्य एक दूसरे में ला दिए थे, जिनका नाम है दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव। तो इस समय वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या केवल 8 है। ठीक है, और राज्यों की संख्या कितनी है? 28। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए अच्छे से। तो अब जब यहाँ परिवर्तन हुआ है इस समय, तो यहाँ भी परिवर्तन होगा निश्चित है। अब क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा की कुल सीटें जो है वो 6 है और जबकि राज्यसभा की 4 है। तो भाई अदला बदली तो होगी। अब लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा पहले यहाँ आनी चाहिए थी, अभी आ रही थी यहाँ पर, अब कहां जाएगी? इधर जाएगी। तो इधर अगर 6 जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी? 19। ठीक है, अब इधर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर माइनस हो जाएंगे 6, कितने बचे? 524।
तो 524 का आंकड़ा इधर हो गया, 19 का आंकड़ा ये हो गया, क्योंकि इसमें ये राज्य जुड़ गया, अंक वही रहेंगे, टोटल संख्या कितनी जाएगी 545। तो ये आपका था सीटों का प्रकरण, जिसके बारे में हमने बताया था कि सीटें जो हैं वो किस तरीके से बनाई जाती हैं। अभी निर्वाचन के बारे में मैंने नहीं कहा, सिर्फ सीटों के बारे में कहा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कहते हैं, पूछा जाता है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं या क्या क्या अहर्ताएं हैं, आपकी क्या क्या योग्यता हो सकती है। तो संविधान का अनुच्छेद 84 ये कहता है कि संविधान के अंतर्गत ही आपके लिए कुछ निम्नलिखित नियम दिए गए हैं। क्या नियम है, जल्दी देख लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है, लेकिन बशर्ते उसकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष हो चुकी हो, भारत का नागरिक हो, एनआरआई नहीं हो यानी विदेशी ना हो, भारतीय नागरिक हो, कोई भी किसी भी क्राइम में ना फंसा हो, या कह सकते हैं क्राइम में अगर फंसा भी है तो खासकर दीवानी मामलों को छोड़कर फौजदारी मामलों में उसको मुख्यतः थोड़ी वरीयता दी जाती है। इसके अलावा उस पर कोई लाभ का पद ना हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, ये सारी शर्तें आर्टिकल 84 में दी गई हैं, जिसके अंतर्गत चाहे लोकसभा के लिए भी वही है, राज्यसभा के लिए भी सारे नियम वही है, बस आयु का अंतर है। राज्यसभा में आयु सीमा 30 वर्ष है, यहाँ 25 वर्ष है, ठीक है। एक प्रश्न आता है कि लोकसभा के चुनाव में कितने वर्ष के व्यक्ति वोटिंग में भाग ले सकते हो, तो हम सभी जानते हैं 18 वर्ष के, लेकिन ये 18 वर्ष अभी नहीं था, ये पहले 21 वर्ष था, ठीक है। 21 वर्ष था और 21 वर्ष के नियम को इन्होंने बदला है, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। राजीव गांधी ने उस आयु सीमा को 21 से घटाकर मात्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया, जिससे ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति मतदान में भाग ले सके। एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है, क्या लोकसभा का कभी कार्यकाल जो था वो 6 वर्ष था, तो बिल्कुल है, हाँ, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का जो गठन है वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ, जबकि इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई, और उसी समय से जब पहले आम चुनाव हुए थे तो तब से लेकर इसकी जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष था, और इसके बाद इसके कार्यकाल को बदला गया, और ये बदला गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, जिस समय जनता पार्टी की सरकार थी और हमारे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, तो उन्होंने बदला था। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1974 में, 42वें संविधान संशोधन 1974 में ये कहा गया है कि आयु सीमा या कार्यकाल इसका 6 वर्ष का होगा, और उस समय 74 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने अधिकतम समय 1-1 वर्ष करके बढ़ाया, और संसद की नियमावली में भी लिखा गया है कि अगर देश में कोई विपरीत परिस्थिति होती है तो चुनाव को टाला जा सकता है, यानी 5 वर्ष नॉर्मल होता है, हम इसे 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। अगर उसके बाद भी दिक्कत सामान्य स्थिति नहीं बनती तो भी हम 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने 1-1 वर्ष करके 2 बार बढ़ाया। ये 1974 की बात है, 78 में इसको बंद कर दिया गया, 78 में फिर से कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष हो गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बात पूछी जाती है। राज्यसभा में कोई दिक्कत नहीं, राज्यसभा में प्रारंभ से लेकर अब तक 6 वर्ष ही है, लेकिन अब लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। ऐसा हो सकता है कि प्रारंभ में लोकसभा का कार्यकाल था तो हम कंफ्यूज रहे, वहां 6 है यहाँ 5 है, तो यहाँ आपको भी कितना लगाना है, सिर्फ 5 ही लगाना है, ठीक है। प्रारंभ में आएगा तो 6 लगाना है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये पूछा है कि संसद जो सदस्य हैं, संसद सदस्य की हमने शर्तें पढ़ी, क्या क्या संसद सदस्यों के लिए कुछ कह सकते हैं नियम बनाए गए हैं, या कह सकते हैं कि सांसदों के लिए क्या क्या नियम है जिससे कि वो अपना कार्य अच्छा कर सकें, ठीक है। तो सांसदों के लिए तो बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, ठीक है। क्या क्या नियम हो सकते हैं, सांसद जो है वो अनुशासन का पालन करें, सांसद जो है वो कार्यों का पालन करें, सांसद जो है किसी भी अन्य कार्य में ज्यादा विलंब ना करें, सांसदों को शपथ दिलानी बहुत अनिवार्य है। एक प्रश्न आ जाता है कि यार कोई भी संसद सदस्य जो बिना शपथ लिए हुए है, क्या वह मुख्यतः सीधे संसद में भाग ले सकता है? नहीं, ना तो कार्रवाई में भाग ले सकता है, ना ही वे प्रश्न पूछने में भाग ले सकता है, और अगर वो भाग लेता है तो पहले दिन उस पर 500 रुपए का चार्ज दिया जाएगा, वो उसके लिए विलंब का शुल्क होगा, ठीक है। ये सब जितनी भी कंडीशंस हैं, वो एक अधिनियम दिया है भारत सरकार का, जिसे हम कहते हैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। यहाँ जनता के सांसदों के लिए नियम दिए गए हैं, ये 1951 में भारत सरकार लेकर आई थी, इसमें बहुत सारे नियम दिए गए हैं, ठीक है। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी इसमें। अब बात आती है, प्रश्न आता है, क्योंकि जो लोकसभा है उस लोकसभा को कौन संचालित करता है, लोकसभा के कार्य क्या क्या हो सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो लोकसभा में सबसे पहला व्यक्ति जो है, मुख्य व्यक्ति है जो कार्य करता है, वो है लोकसभा का अध्यक्ष, जिसे इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं, ठीक है। तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करता है। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का एक उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है जो इस कार्रवाई को हैंडल करता है, और उन सभी की सहायता के लिए लोकसभा का एक महासचिव भी बनाया जाता है, जो एक तरीके से सरकारी ऑफिसर है, सरकारी कर्मचारी भी होता है। उसके लिए चुनाव नहीं है, वो उसको सरकार ही निर्वाचित करेगी। समझ में आ गया? तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष से पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे जिसका नाम है प्रोटेम स्पीकर। आपने कई बार सुना होगा, ठीक है।
प्रोटोन स्पीकर जिसको हिंदी में कहते हैं सामायिक, ठीक है, सामायिक अध्यक्ष, ठीक है। प्रोटोन का मतलब होता है अस्थायी, ठीक है, नाम से ही लग रहा है इसमें। तो प्रोटोन स्पीकर कौन है लोकसभा अध्यक्ष से पहले और क्या कार्य करता है, इसको हम एक लाइन में देखेंगे। देखिए क्या होता है, हम जानते हैं कि भारत में चुनाव लोकसभा में होता है और लोकसभा प्रति 5 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाती है। तो लोकसभा के चुनाव 5 वर्ष में होंगे। अभी कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है, ठीक है। 16वीं लोकसभा का चुनाव कार्यकाल समाप्त हुआ। अभी मोदी जी दोबारा चुनाव जीत कर आए 2018 में। तो अभी जो लोकसभा नई वाली काम कर रही है, 17वीं लोकसभा काम कर रही है। तो अब यहाँ क्या करता है प्रोटेम स्पीकर का, देखिए जब चुनाव हो जाता है, जैसे मान लीजिए चुनाव हुआ, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस या बीजेपी आई, तो वो हमारा नियम सीधा सीधा है कि कोई भी व्यक्ति जो सबसे बड़े दल के रूप में उभरता है, राष्ट्रपति उसके लिए सरकार बनाने का आमंत्रण देता है, ठीक है। लेकिन अगर बहुमत है तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, बहुमत होता है तो सीधे सीधे राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को बुलाएगा जिसके पास बहुमत है, मेजोरिटी है, ठीक है। बहुमत नहीं होता तो उसका विवेक पर निर्भर करता है, बुलाएगा। उसके बाद मंत्री का और प्रधानमंत्री गठन हो जाएगा, सरकार गठित हो जाएगी, मंत्रिपरिषद शपथ ले लेगी राष्ट्रपति द्वारा। अब समस्या क्या आई, अब भाई जितने भी नए लोकसभा सदस्य आए हैं उन सबको तो राष्ट्रपति नहीं शपथ दिला सकते, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, वो संसद सदस्यों में, यानी जो संसद सदस्य चुनकर आए, अभी फिलहाल में आए हैं, अभी संसद सदस्य कितने हैं मैंने बताया था, कितने थे 543, तो 543 में आएंगे, लेकिन चुनाव सिर्फ 43 में ही होगा, टोटल 45 है, तो 543 मेंबर में आएंगे। उन मेंबरों में जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ होगा, वरिष्ठ का मतलब यहाँ आयु से हो सकता है, उसके अनुभव से हो सकता है, उसके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों से हो सकता है, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति अस्थायी तरीके से शपथ दिलाता है। और वो क्या करता है, जब तक नया अध्यक्ष नहीं आ जाता, स्थायी अध्यक्ष नहीं आ जाता, तब तक संसद की समस्त कार्रवाई में लोकसभा का कार्य वही देगा, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। तो क्या करेगा, अभी आपने देखा होगा प्रोटेम स्पीकर जो है वो अभी आपके बने हुए थे ओम बिरला, ठीक है। हालांकि वही लोकसभा अध्यक्ष भी निर्वाचित हो गए, जरूरी नहीं प्रोटेम स्पीकर जो होगा वही लोकसभा अध्यक्ष होगा, वो एक कह सकते हैं अनुमान के आधार पर हो सकता है, ठीक है। नियम यही होता है, लेकिन मोदी सरकार ने इस बार नियम चेंज कर दिया, आपने सभी ने देखा होगा, क्योंकि ओम बिरला से 3 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि 8 बार के सांसद हमारे संतोष गंगवार जी और मेनका गांधी जी बच गई, उन्हें सांसद बनना चाहे लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन नियम है, सरकार कुछ भी कर सकती है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो व्यक्ति वरिष्ठ ही हो, अपनी इच्छा पर भी निर्भर कर सकता है, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर समझ गए, प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है, एक लाइन में याद रखना है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य है, जब तक कोई नया अध्यक्ष स्थायी रूप से नहीं आ जाता तब तक नॉर्मल तरीके से वो काम करता रहेगा। जब नया सदस्य चुन लेगा, अध्यक्ष चुन लेगा, उसके बाद उसका कार्य अपने आप ही समाप्त हो जाता है, उसको त्याग पत्र नहीं देना पड़ता, वो स्वयं उसका पद रिक्त हो जाता है, ठीक है, हम कह सकते हैं। लेकिन वो तब तक बना रहेगा जब तक नया संसद सदस्य नियुक्त नहीं हो सकता। अब एक प्रश्न आ जाता है कि पहले हमारे प्रोटेम स्पीकर थे कौन, तो पहले प्रोटेम स्पीकर थे गणेश मांगलेकर वासुदेव, ठीक है, जिन्हें हम शॉर्ट में कह देते हैं जेबी मांगलेकर, जो पहले प्रोटेम स्पीकर थे। वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर यानी 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे, वर्तमान तो नहीं कह सकते क्योंकि वो कुछ समय के लिए थे, उनका नाम था ओम बिरला, ठीक है। तो दोनों का नाम पूछ लेते हैं, कभी कभी प्रश्न में आ जाता है। अब लोकसभा अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि सांसदों को, यानी लोकसभा के सांसदों को तो शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलाया जाता है। अब लोकसभा जो अध्यक्ष बनेगा तो उसको शपथ कौन दिलाएगा, भाई वो तो स्थायी होगा, वो अस्थायी होगा। तो लोकसभा जो अध्यक्ष है उसको शपथ दिलाने का कार्य कोई नहीं करता, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाई ही नहीं जाती। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा के सदस्य के रूप में, जो कि प्रोटेम स्पीकर ने दिलवाई होगी, उसी के द्वारा निर्वाचित हो जाता है। पहला प्रश्न यहाँ याद रखना है। तो यहाँ पर पूछ लेता है कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या है, संसद की विभिन्न कार्रवाई में भाग लेना, ठीक है, लोकसभा का कार्य है। लोकसभा का संचालन करना, वो भी इसका कार्य है। लोकसभा के बिलों को पास करना, ये भी इसका कार्य है। आपने सुना होगा संयुक्त बैठक अभी हम पढ़ाएंगे आगे क्या होता है। संयुक्त बैठक जो है वो दोनों सदनों की मिलीजुली बैठक होती है। देखिए, जब कोई भी विधेयक सरकार लाती है, विधेयक का मतलब होता है इंग्लिश में बिल कहते हैं, यानी कोई कानून बनाना। जैसे मुझे रक्षा संबंधी कोई कानून बनाना है, ठीक है, तो उस बिल को तैयार कौन करेगा, सरकार। मंत्री परिषद में रक्षा मंत्री कौन है, इसमें राजनाथ सिंह। तो वही बिल लाएंगे, विधेयक लाएंगे, वो विधेयक प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद द्वारा परामर्श किया जाएगा और उस विधेयक को कहाँ रख दिया जाएगा, लोकसभा में। लोकसभा में भी रह सकते हैं, राज्यसभा में रह सकते हैं, कोई नियम नहीं है, लेकिन लोकसभा में ज्यादातर पहले रखते हैं क्योंकि लोकसभा में उनके पास बहुमत होता है। अभी बीजेपी की बात करेंगे तो राज्यसभा में बीजेपी के अंदर बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार चल रही है। क्यों? क्योंकि बहुमत का मतलब लोकसभा से, राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है। बस कानून बनाने के लिए जो विशेष कानून होते हैं राज्यसभा के लिए, वो नहीं बना सकते, आप पास नहीं करा सकते। बिल अगर राज्यसभा में आपका अटक गया तो वो पास नहीं होगा, ये बात है। तो यहाँ पर हम समझ रहे थे कि विधेयक लाएगी, विधेयक लोकसभा में रखेगी, विधेयक जब पास हो जाएगा तो वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास हो जाएगा, वो राष्ट्रपति की स्वीकृति ले लेगा और उसके बाद क्या करेगा, वो कानून बन जाएगा। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है कानून बनाने का, कि कोई भी कानून अगर बनाना है तो उस कानून को आप किसी भी सदन में लाइए, पहले सदन से पास कराइए, दूसरे सदन से पास कराइए, उसके बाद उस पर राष्ट्रपति की साइन कराइए।
लेकिन ये कहना जितना आसान उतना होता थोड़ी है, ठीक है, क्योंकि आपस में मतभेद भी तो होते हैं, ठीक है। लोकसभा कर दे, राज्यसभा ना कर दे, मान लीजिए लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने नहीं किया, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने नहीं किया, या अगर राज्यसभा ने पास कर दिया तो लोकसभा ने नहीं किया, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि राज्यसभा पास कर दे, लोकसभा पास ना करे। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कम होता है, लोकसभा का प्रतिनिधित्व ज्यादा होता है, तो राज्यसभा किसी बिल को नहीं रोक पाती, और रोक ले भी, अगर रोकेगी तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा, हम एक लाइन में देखेंगे। क्या है कि देखिए, विधेयक लाया, लोकसभा में लेकर आए, अब लोकसभा में बिल हमने पास किया, राज्यसभा में, राज्यसभा उससे संतुष्ट नहीं हुई, ठीक है। अब अगर उस बिल पर 6 महीने तक राज्यसभा ने कोई काम नहीं किया, या तो उसको लौटा दे, या उसको पुनर्विचार के लिए भेजे, या उसको ये कहे कि राज्यसभा की आप लोकसभा में जाइए, इसको संशोधित करके लाइए, बाद में मैं इसमें अपना संशोधन करके पास करा दूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो, 6 महीने हो गए हों, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि अगर विधेयक आने पर असहमति होती है तो उसकी संयुक्त बैठक होगी, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ठीक है। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, और लोकसभा का अध्यक्ष करने पर राष्ट्रपति जो है उसको ऑर्गेनाइज कराएगा या बुलाएगा। अध्यक्ष तो आपका लोकसभा का अध्यक्ष होगा, पीठासीन अधिकारी भी उस समय लोकसभा का अध्यक्ष होगा, और फिर निर्णय होगा कि बिल में क्या गलती है, ठीक है। अगर बैठक करने से ही दोनों की सहमति सही हो जाती तो फिर यहीं हो सकती थी, सहमति ऐसे नहीं होगी। अब कैसे होगी? यहाँ सांसद कितने हैं? 545, यहाँ सांसद कितने होते हैं? 245। बहुमत किसके पास है? यहाँ तो सरकार वोटिंग करा लेती है सीधे सीधे, और वोटिंग में लोकसभा का पक्ष ज्यादा भारी रहता है, बिल यहाँ से अपने आप पास हो जाता है, तो राज्यसभा का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो राज्यसभा पहले ही महीने अगर पास करते तो ज्यादा बेटर है, 6 महीने बाद जाएगी तो उसको पास मंजूरी में करना पड़ेगा, और राष्ट्रपति इस पर साइन कर देगा, वो कानून बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोकसभा की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि लोकसभा के अलावा की लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है, अन्य सांसदों के साथ मिलकर, अन्य संसद सदस्यों के साथ मिलकर करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसका कार्य उपाध्यक्ष करेगा। जितने भी नियम लोकसभा के अध्यक्ष के लिए हैं वही नियम लोकसभा के उपाध्यक्ष के लिए ही हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें, अभी लोकसभा पूरी नहीं हुई है, तो लोकसभा के लिए हम बहुत सारे अन्य टॉपिकों का अध्ययन करेंगे, तो हम देखेंगे कि आगे इसका क्या वर्णन हो सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।